Hello students, my name is Vinod Kumar, working as an assistant professor in Government College for Women Tosan. The topic of today's lecture is about land resources, जिसे हम साधारण भाषा में या हिंदी भाषा में भूमि संसाधन भी कहते हैं। तो आज हम भूमि संसाधन के बारे में, भूमि संसाधनों के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं जो हमारा कंटेंट रहेगा, जिनके बारे में हमने पढ़ना है, जिस टॉपिक के बारे में, तो उसमें संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के बारे में, संसाधनों की परिभाषाएं, कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है संसाधनों के विषय में, भूमि संसाधन किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, भूमि उपयोग का क्या उपयोग है भूमि संसाधनों के वर्गीकरण में, या भूमि उपयोग किसे कहते हैं, और जो हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, भू राजस्व विभाग है, उसके द्वारा जो लैंड यूज कैटेगरीज दी गई है, अलग अलग लैंड यूज में भूमि के उपयोग को अलग अलग बांटा गया है, तो उससे संबंधित वर्गीकरण को हम आज पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन किसे कहते हैं। जब हम संसाधन की बात करते हैं तो हिंदी में सन प्लस साधन, सन मतलब दोबारा, साधन मतलब कोई भी एक वस्तु है जिसका हमने उपयोग किया। इंग्लिश में या अंग्रेजी में जब हम बात करें तो री प्लस सोर्स, री अर्थात दोबारा, सोर्स मतलब कोई भी साधन है दोबारा पुनः उपयोग करने वाला। तो कोई भी वस्तु जिसको हम अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं और जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को आसानी से कर पाते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा है ये। तो संसाधन क्या होगा? संसाधन सरल भाषा में जब हम बात करें तो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वो सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। और कोई भी वस्तु संसाधन में परिवर्तित तब होती है जब मनुष्य उसके उपयोग का पता लगा ले। तो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई कोई भी वस्तु जो मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार अपने उपयोग में लेके आता है, वो वस्तु संसाधन कहलाती है। तो जब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, संसाधनों के प्रकार, तो संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है। तो 3 प्रकार है, जिसमें प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए, तो प्रकृति के द्वारा या नेचर के द्वारा प्रदान किए गए वो सभी संसाधन जो मनुष्य के उपयोग में, मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं या मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो वो सभी संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रकृति से संबंधित जितने भी सामग्री है उसका उपयोग करके मनुष्य उन बिल्डिंग्स का, उन संसाधनों का उपयोग करता है, वो हमारे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है मानव संसाधन। अब मानव संसाधन में मनुष्य खुद आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य भी क्या एक रिसोर्स है जो प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं को बहुमूल्य संसाधनों में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है संसाधनों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम संसाधन की परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के लिए उपयोगी होती है, मानव के उपयोग में आती है। तो पर्यावरण की वो सभी प्रक्रियाएं, वो सभी प्रोसेस जो मानव के उपयोग में आती है या मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। तो मनुष्य के लिए पर्यावरण के द्वारा दी गई वो सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हों, वो क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती है। किसके अनुसार? स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार। नेक्स्ट है जेम्स फिशर के अनुसार, के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है।
जैसे हमने पहले बात की कि संसाधन तब जाकर संसाधन बनता है जब वो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, वो तब तक संसाधन नहीं होगा। जैसे कोयला था, कोयला हजारों करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक भूमि में दबा रहा था, लेकिन उसकी उपयोगिता जब मनुष्य को पता लगी कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तब वो क्या बना, एक संसाधन बना। तो वो सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को और मानवीय इच्छाओं को पूरा करती हैं, वो संसाधन कहलाती हैं, जेम्स फिशर के अनुसार। नेक्स्ट है जिमरमैन के अनुसार। जिमरमैन ने सिद्धांत भी दिया है संसाधनों से संबंधित। तो जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, जैसे ही उन्हें मानव की आवश्यकताओं और अक्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं को जो पूरा कर रही है, या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो वस्तुएं जो सक्षम है, जो पूरा कर सकती हैं और मानव की आवश्यकताओं और अक्षमताओं द्वारा उपयोगी मानी जाती हैं, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, हमारी संसाधन कहलाएंगे। तो जिमरमैन के अनुसार, जेम्स फिशर के अनुसार, स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार परिभाषा यही है संसाधनों की कि वह वस्तु जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है और उस वस्तु को मनुष्य अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार उपयोग में लेकर आता है, वो वस्तु संसाधन कहलाती है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो लैंड रिसोर्सेज से संबंधित है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन का ही एक पार्ट है और प्राकृतिक संसाधनों को फिर मनुष्य मानव निर्मित संसाधनों में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले हम भू संसाधनों की बात करेंगे। लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन, इसको हिंदी में भू संसाधन या भूमि संसाधन भी बोलते हैं। तो भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया संसाधन है, एक उपयोगी वस्तु है जिसको मनुष्य अपने उपयोग में लेकर आता है अलग अलग तरीकों से। इस पर पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक वनस्पति और नदियां अवस्थित है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई चीजें हैं, जिसमें पर्वत हैं, जिसमें पठार हैं, जिसमें मैदान है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे, वृक्ष और नदियां अवस्थित है या पाई जाती है। इसी पर वन्य तथा मानव जीवन आधारित है। तो हमारा जो मानव जीवन है वो पूरी तरह से किस पर आधारित है, प्रकृति पर, या प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों पर आधारित है। भूमि पर रहते हुए हम अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था विकसित करते हैं। हम भूमि का उपयोग अन्य अनेक उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो भूमि पर ही मनुष्य रह रहा है और अपनी आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन आर कंट्रोल्ड बाय लैंड। जैसे हमने बात की कि जो भूमि है, लैंड है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य भूमि पर ही, लैंड रिसोर्स पर ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, चाहे क्वाटरनरी हो, चाहे क्वीनरी हो, तो ये पांचों क्रियाएं मनुष्य कहाँ पर कर रहा है, भूमि संसाधनों पर कर रहा है। और इनके माध्यम से परिवहन और संचार जो व्यवस्था है वो विकसित की जा रही है। भूमि का उपयोग अन्य अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भूमि पर खनन भी किया जाता है, माइनिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी है। फसलें उगाई जाती है, ये भी जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। पशु चराए जाते हैं, एनिमल ग्रेजिंग जिसको हम बोलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी जो किससे कंट्रोल की जा रही है, लैंड रिसोर्सेज से या भूमि संसाधन से। इसी पर दफ्तर, इमारतें, स्कूल, सड़कें, खेल के मैदान, बाजार, कारखाने, अस्पताल आदि बनाए जाते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे हमने बात की कि जो भूमि संसाधन है, मनुष्य की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो भूमि संसाधनों पर टिकी हुई है। मनुष्य सभी प्राथमिक से लेकर पंचम क्रियाकलाप सभी के सभी भूमि संसाधनों पर करता है। लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, और अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करेंगे, अत्यधिक मात्रा में यूज करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, तो
भूमि की जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है उसका विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग हमें करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो इष्टतम उपयोग अर्थात जितना हमको जरूरत है उतना ही हम भूमि का, जिस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं उसी प्रकार से हमें भूमि का उपयोग करना चाहिए। ये जैसे हमने बात की थी भूमि संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो ये 3 चीजें हैं, जिसमें 43% जो पार्ट है वो प्लेन एरियाज का है, समतल भूभाग। तो 43% भाग समतल है। उसके बाद 30% माउंटेन्स, जो हमारे पर्वतीय प्रदेश है जैसे हिमालय हो गया, तो वो हमारा 30% भाग आता है। उसके बाद पठार है, प्लेट्यू, जो 27% भाग को घेरे हुए हैं। तो पठार, मैदान और पर्वत, ये कुल मिलाकर पूरे 100% भाग को घेरे हुए हैं, जो इंपोर्टेंट रिलीफ फीचर्स हैं हमारे भूमि संसाधन के। इनके अलावा प्राकृतिक वनस्पति है और नदियां हैं, तो ये सभी किसके पार्ट हो जाएंगे, हमारे भूमि संसाधन के पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भूमि उपयोग, जिसको हम लैंड यूज बोलते हैं। तो लैंड यूज, जब हम भूमि संसाधन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमने बात की कि भूमि संसाधनों का उपयोग कौन कर रहा है। भूमि संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, और भूमि संसाधनों का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। तो मनुष्य भूमि का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, भू उपयोग या लैंड यूज कहलाएगा। पृथ्वी के किसी भाग भूभाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण भूमि उपयोग कहलाता है। तो लैंड यूज क्या होगा कि जैसी उसकी अक्षमता है उसी के आधार पर हम उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, भूमि उपयोग कहलाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का कुल, और कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 30.55 करोड़ हेक्टेयर अर्थात 92.94% जो क्षेत्र है, 92.94% जो क्षेत्र है वो भूमि उपयोग से संबंधित जो डेटाज है, आंकड़े हैं, वो उसके रिगार्डिंग उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। अर्थात हमें कुल में से 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में से 30,55,000 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उससे संबंधित आंकड़े भूमि उपयोग के हमको मिल सकते हैं। किसी देश का भूमि उपयोग वहां के भौतिक परिवेश के तत्वों, तो कोई भी किसी भी देश का भूमि उपयोग या लैंड यूज होगा वो वहां के भौतिक परिवेश से संबंधित होगा और उसके तत्वों से संबंधित होगा। अब कौन कौन से तत्व आते हैं भौतिक परिवेश में या जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसके अंतर्गत, जिसमें स्थलाकृति, जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं, जलवायु, क्लाइमेट, मृदा, सोयल, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इन सभी को मिलाकर किसी भी स्थान का क्या निकलेगा, भूमि उपयोग या लैंड यूज निकलेगा। किसी देश की आर्थिक दशा का अनुमान उसके भूमि उपयोग से भली भांति दर्शाया या लगाया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो देश कृषि प्रधान देश है। अगर एग्रीकल्चर के अलावा बड़ी बड़ी इमारतें हैं और सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में ज्यादा उपयोग किया जा रहा है भूमि का, तो वो हमारा क्या आएगा कि वो लगभग विकसित राष्ट्र के अंतर्गत आएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है वो लैंड यूज कैटेगरी से संबंधित है। भूमि उपयोग से संबंधित जो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो भारत में उपयोग संबंधी अभिलेख जो भू राजस्व विभाग है, जिसको हम लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, तो इसी के अनुसार भूमि उपयोग से वर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है। प्रतिवेदन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल एरिया है, जिसमें से केवल 30,55,000 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से संबंधित जो भूमि उपयोग के आंकड़े हैं वो हमको मिल सकते हैं या मिलते हैं। तो दोनों भौगोलिक क्षेत्र और जो लैंड यूज एरिया है वो दोनों अलग अलग होते हैं और अलग अलग संवर्ग या क्लासेस दी गई हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पर देखते हैं, क्विक व्यू है।
लैंड यूज का कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार 10 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है फॉरेस्ट, वन, वन से संबंधित क्षेत्र। उसके बाद आता है वह भूमि जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में या गैर कृषि कार्यों में उपयोग की जाती है, वो वाली। उसके बाद जो बंजर और वेस्टलैंड है, व्यर्थ भूमि है, वो। उसके बाद एरिया अंडर परमानेंट पास्चर, जो चरागाह है उससे उसके अंडर जो भूमि आती है वो आ जाएगी। और जो ट्री क्रॉप्स हैं उनके अंतर्गत जो भूमि है वो आ जाएगी, जिसमें नेट नेट एरिया जोन नहीं आएगा। इसमें इसमें केवल ट्री क्रॉप से संबंधित ही जो भूमि उपयोग है उसको हम शामिल करेंगे। उसके बाद है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये जो हमारा व्यर्थ भूमि है, जो कल्चरेबल या जिसको हम कल्टीवेबल भी बोल सकते हैं, आगे उसका प्रयोग एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता है, वो आ जाएगी। प्रति भूमि हो जाएगी। और प्रति भूमि के भी दो दो पार्ट इसमें डिवाइड किए गए हैं, एक तो करंट फॉलो, एक फॉलो अदर देन करंट फॉलो, जो वर्तमान में है और जो पहले वाली थी, तो वो दोनों दोनों अलग अलग किए गए हैं। उसके बाद है सकल बोया गया क्षेत्र, नेट एरिया सोन, एरिया कितना है। उसके बाद एरिया सोन मोर देन वंस, मतलब वो क्षेत्र जो एक से अधिक बार बोया गया है, वो आ जाएगा हमारा इसके अंतर्गत, एरिया सोन मोर देन वंस। तो ये जो हमारी लैंड यूज कैटेगरीज थी उनको हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे अभी। तो सबसे पहले आता हमारा वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया है उसको हम शामिल करेंगे। तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक चित्र दोनों अलग अलग संकल्पनाएं नहीं है। सरकार ने वर्गीकृत वन क्षेत्र की पहचान और सीमांकन इस आधार पर किया है कि वहां वन विकसित हो सकते हैं। अतः वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है। भू राजस्व रिकॉर्ड भी इसी परिभाषा से मेल खाते हैं। जब हम वनों के अधीन क्षेत्र की बात करते हैं तो भूमि उपयोग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है टोटल जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसके अंतर्गत। तो जो हमारा वन क्षेत्र है उसको हम पहली कैटेगरी में शामिल करेंगे, लैंड यूज की। जब हम वनों के अधीन क्षेत्र की बात करें तो 1950-51 से लेकर 1970-71 के बीच सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। वर्तमान में भी भारत सरकार के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा तेजी से मुहिम चलाई जा रही है। एक जैसे अभी ट्री प्लांटेशन से संबंधित एक वृक्षाबंधन परियोजना भी चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत सभी स्कूल और जो कॉलेज के विद्यार्थी थे, टीचर्स थे, उनको जियो टैगिंग के माध्यम से एक एक वृक्ष लगाना था और उसका पालन पोषण करना था। तो जो हमारा टोटल एरिया है अंडर फॉरेस्ट वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन उसकी जो दर है वो बहुत ही कम है। सेकंड जो हमारी क्लास आती है वो आएगी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। मतलब वह भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, यह वह भूमि है जिसका उपयोग कृषि के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियां होगी, कोई भी सेटलमेंट्स हैं, रोड्स हो गए, रेलवे हो गया, रेलवे रूट या रेलवे लाइन, कैनाल्स होगी, और इनके अलावा कोई भी संरचनात्मक जो विकास है या कोई भी बिल्डिंग है जिनका निर्माण किया गया है वो हमारी किस में आ जाएंगी, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि या गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत आ जाएंगी। भारत में जहां नगरीकरण और औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ रही है वहां इस क्लास के भूमि उपयोग या लैंड यूज में भी वृद्धि हो रही है। तो ये जो लैंड यूज है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो लगातार कम होता जा रहा है। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो लगातार कम होती जा रही है, और जो हमारी सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है उसका प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 1950-51 के बीच में जो कृषि के लिए अनुपलब्ध जो भूमि थी वो 1 करोड़ हेक्टेयर थी, जो 2014 में बढ़कर 2.5 करोड़ हेक्टेयर हो गई। तो कुल भूमि जब हम टोटल लैंड की बात करें, लैंड यूज की बात करें, तो टोटल लैंड यूज में जो 30,55,000 स्क्वायर किलोमीटर था उसमें से 8.61% किसके अंतर्गत आता है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा बंजर व कृषि अयोग्य भूमि।
अब इसके अंतर्गत जो मरुस्थल है, पहाड़ी भूभाग हैं जो बंजर पड़े हैं, कोई भी रेवाइंस है या खड है जहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष आता है, इन सभी को इसमें शामिल करेंगे। लेकिन सामान्य प्रौद्योगिकी की मदद से इस भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकी तकनीकी विकास में हुई वृद्धि के फलस्वरूप यह भूमि भारत में लगातार कम होती जा रही है। जैसे अगर ज्यादा जो प्रौद्योगिकी विकास है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसके माध्यम से इसका जो एरिया है उसको हम कम कर सकते हैं और इसको हम जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, ये डाटा दे रखा है 1950-51 में 3.81 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी ये, जो कम हो गई है 2009-10 में घटकर, अभी तो और ज्यादा कम हो गई होगी क्योंकि जो हमारे संरचनात्मक विकास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये अभी 2009-10 में 1.72 या 1.72 करोड़ हेक्टेयर रह गई थी। उसके बाद फोर्थ है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। तो जो हमारी फॉलो लैंड है उसके अलावा जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसको हम इसमें शामिल करेंगे। इस भूमि पर न तो खेती की जाती है और न ही इसमें प्रति भूमि को शामिल किया जाता है, तो ना तो एग्रीकल्चर होगी और न ही प्रति भूमि को शामिल करेंगे। ये घास के मैदान है जिनमें अधिकतर ग्राम पंचायतों अथवा सरकार का अधिकार होता है, तो घास के मैदानों को इस क्लास में हम शामिल करेंगे। इस भूमि का एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व के अंडर आता है। पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? ये वो संसाधन है जो पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि है। जब हम आंकड़ों की बात करें तो 1950-51 में 0.66 करोड़ हेक्टेयर थी ये भूमि, जो 2014 में बढ़कर कितनी होगी, 1.03 करोड़ हेक्टेयर हो गई। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करें तो स्थायी चरागाहों की संख्या सर्वाधिक है, जो कुल भूमि का 23% भाग है। देश के कई भागों में जो हमारे पास्चर्स हैं, जो चरागाह, उनको कन्वर्ट करके कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। पांचवा आ जाएगा हमारा विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये जो हमारी वृक्ष फसलें हैं, उपवन हैं या विविध जो फसलें हैं, उन सभी को इसमें हम शामिल करेंगे, जिसके अंतर्गत फलदार वृक्षों के बाद पाए जाते हैं इस प्रकार के अधिकतर भूमि, उद्योग में फलदार वृक्षों के बाद पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है या स्वयं ही व्यक्ति जो फलदार वृक्ष है उनकी खेती करते हैं। 50-51 की बात करें तो ये जो एरिया था वो 1.58 करोड़ हेक्टेयर था, जो 2010 में घट गया है, 0.34 करोड़ हेक्टेयर हो गया। तो इस चीज से ये स्पष्ट होता है कि देश की बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इन खाद्यान्नों विभागों को साफ करके उन्हें खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है। तो ये जितने भी ट्री क्रॉपिंग है उनको चेंज करके परिवर्तित करके लगातार किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, खाद्यान्नों में या फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा कृषि योग्य बंजर भूमि। तो जो हमारी कृषि योग्य बंजर भूमि है वो ऐसी बैरन लैंड है या वेस्टलैंड है जिसको हम कृषि भूमि में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि यह भूमि वह है जो 5 वर्षों से किसी भी काम नहीं आ रही और यहाँ पर कृषि नहीं की गई है, और उत्तम बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई की व्यवस्था और वैज्ञानिक विधियों के उपयोग से इस भूमि का उद्धार है या रिट्रीट है किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की भूमि का जो विस्तार है वो काफी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस भूमि का सुधार करने के प्रयास किए गए हैं। आंकड़ों की जब हम बात करें तो 1950-51 में यह भूमि 2.29 करोड़ हेक्टेयर थी, जो 2010 में घटकर 1.27 करोड़ हेक्टेयर रह गई। तो लगातार जो भूमि है वो कम होती जा रही है, बंजर भूमि, और उसको जो हमारे संरचनात्मक ढांचा है या विकास है या सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी है उसमें वृद्धि हुई है, प्राइमरी एक्टिविटी लगातार कम होती जा रही है। उसके बाद है वर्तमान प्रति भूमि, इसके अंतर्गत फॉलो लैंड आ जाएगी, जो किसी कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती की गई हो और भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन है। तो 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो सभी भूमि किसमें आ जाएंगे, हमारी वर्तमान प्रति भूमि में आ जाएंगे। इस विधि से भूमि की कम हुई उर्वरता
प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। तो गांव में भी यहाँ पर की जाती है कि अगर जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई हो तो एक साल के लिए उसमें कोई भी फसल नहीं उगाते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। उसके बाद 8वां है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि व पुरातन प्रतिभूमि। तो वर्तमान प्रतिभूमि को छोड़कर जो बाकी प्रतिभूमि है या प्राचीन प्रतिभूमि है, कई सालों से प्रतिभूमि के रूप में छोड़ा गया है, उसको हम शामिल करेंगे। ये 5 वर्षों से कम कृषि रहित रहती है। इसके पीछे कुछ जो कारण है वो ये हो सकते हैं कि पॉवर्टी है किसानों की, और भूमि के उपयोग में कमी है, जल का अभाव है, जमीनी झगड़े हैं, नदी के मार्ग में परिवर्तन है तथा जलवायु में परिवर्तन। तो ये कुछ कारक हैं जो जिनके कारण जो भूमि है उसको प्रतिभूमि के रूप में 4-5 वर्षों तक छोड़ा जा सकता है। यदि कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य बंजर भूमि क्लास में शामिल किया जाता है। अर्थात 5 वर्ष या अधिक कोई भी भूमि को अगर हम खाली छोड़ देंगे तो वो हमारी किसमें आ जाएगी, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि व पुरातन प्रतिभूमि के अंतर्गत आ जाएगी। उत्तम बीज, पर्याप्त खाद व सिंचाई आदि की उचित व्यवस्था करके प्रतिभूमि के विस्तार को कम किया जा सकता है। तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी विकास है, पेस्टिसाइड्स का यूज है और फर्टिलाइजर्स है, उर्वरकों का प्रयोग है, तो इनके माध्यम से सिंचाई के माध्यम से जो प्रतिभूमि है या जो वेस्ट लैंड है, जो बंजर भूमि है, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नेट एरिया जोन है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र हमारा, उसके अंतर्गत हम उस भूमि को शामिल करेंगे जिस पर असली में खेती की जाती है, मतलब वो एग्जैक्ट लैंड है जिसके अंतर्गत कृषि की गई है, वो हमारा कुल बोया गया क्षेत्र या नेट एरिया जोन कहलाता है। भारत में लगभग आधी भूमि पर कृषि की जाती है, जो विश्व में सबसे अधिक भाग है। तो जब हम आंकड़ों की बात करें 1950-51 में 11.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर नेट एरिया जोन या कृषि की गई थी। 2014 में ये बढ़कर 14.13 करोड़ हेक्टेयर हो गया। एक्चुअली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई थी, उसके कारण जो न्यू टेक्नोलॉजी का या जो हाई यील्डिंग वेराइटीज का यूज किया गया, जिसके कारण जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो अत्यधिक ज्यादा हो गया था, बढ़ गया था। और जो हमारी बैरन लैंड थी या वेस्ट लैंड थी, फॉलो लैंड थी, उसको भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके कारण जो नेट एरिया सोनों को लगातार इंक्रीज हो गया था। भारत की कुल भूमि का 46% जो भाग है वो एग्रीकल्चर लैंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है हमारा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग 25% भाग ऐसा है जिस पर वर्ष में एक से अधिक बार फसल प्राप्त की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि हम अपने भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि 75% भूमि पर वर्ष में एक ही फसल ली जाती है। हमारे देश में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में वर्ष 1950-51 से 1976-77 तक कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी, परंतु इसके बाद वृद्धि में तेजी आई तथा सन 2009-10 में 5.37 करोड़ हेक्टेयर भूमि को एक से अधिक बार बोया गया। तो वो भूमि जिसको एक से अधिक बार बोया गया, उसको हम इस क्लास के अंतर्गत लेके आएंगे। ये भी हमारा नेट एरिया जोन के अंतर्गत ही आता है, उसी का ही एक पार्ट है। ये हमारे कुछ डायग्राम्स हैं जिसको हम इसमें आप अध्ययन करेंगे। जैसे जनरल लैंड यूज कैटेगरीज हैं, 1960-61 में क्या हाल था भूमि उपयोग का, और 2014-15 में क्या था। जैसे हम देखें कि जो फॉरेस्ट कवर है 18.21% था 1960-61 में, जो बढ़कर 23.3% हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब जो बंजर भूमि थी या जिसको बोया नहीं गया था, वो 1960-61 में ज्यादा थी 18%, जो वर्तमान में कितनी बच गई 5%। तो लगातार जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका उपयोग अधिकतर किया जा रहा है, और जो वेस्ट लैंड थी उसका प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके, इरिगेशन का प्रयोग करके उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये 4.95 थी, ये 8.7 होगी, जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंतर्गत आती है। ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं जो बढ़ी हैं, कम हुई हैं। 4.71 थी, 3.3 हो गई, 1.50 थी, 1 होगी, 6.23 थी, 4 हो गई,
3.50 थी 3.6 होगी, ये इंक्रीज हुई है, 3.73 थी 4.9 होगी। तो जो फॉलो लैंड है वो इंक्रीज हुई है 1960-61 से लेकर 2014-15 के बीच में। तो ये डायग्राम है, पाई चार्ट है, पाई डायग्राम है, जिसमें लैंड यूज कैटेगरीज को दर्शाया गया है। तो ये सेम है जैसे हमने पहले वाला किया था, पाई चार्ट में दर्शाया था, ये हमने बार ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। जो लैंड यूज क्लासेस है उनको, उनका रेशियो दिखाया गया है 1960-61 और 2009-10। ये 1960-61 का है और ये 2009-10 का। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, एक पहली वन, दूसरी है गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई भूमि और तीसरी है वर्तमान प्रतिभूमि। तो 2009-10 की बात करें तो ये तीन कैटेगरीज में इंक्रीज देखा गया था। ये लैंड यूज इन इंडिया, भारत में जो लैंड यूज है उसके बारे में ये क्लासेस है जो हमने सभी कर लिए हैं और ये आंकड़े हैं प्रतिशत में। नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट आता है भारत में लैंड यूज चेंज। अब जो लैंड यूज में परिवर्तन देखा गया है तो वो परिवर्तन क्यों है? भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए अर्थव्यवस्था में होने वाले तीन परिवर्तनों को समझना जरूरी है। तो लैंड यूज में परिवर्तन कब होंगे? जब किसी भी इकोनॉमी में परिवर्तन होंगे। तो इकोनॉमी में जो तीन परिवर्तन हुए हैं या तीन जो चेंजेज हुए हैं, उनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारत में लैंड यूज चेंज कैसे हुआ, क्यों हुआ। सबसे पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। जब हम अर्थव्यवस्था के आकार की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के आकार को उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में आंका जाता है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, बदलते स्तर तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे कारकों की वजह से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जाता है। तो इंक्रीज, कोई भी चीज बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का आकार भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ेगा। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो इंक्रीज हो जाएंगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब इंक्रीज होंगी तब क्या होगा? जो भूमि संसाधन उन पर दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, वैसे ही भूमि पर दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो सीमांत भूमि है उसको भी प्रयोग में लाया जाएगा। तो मतलब जो अनकल्चरेबल लैंड है या वेस्ट लैंड है या फॉलो लैंड है, उन सभी को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट या किसी भी लैंड यूज के क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का आकार भी क्या करता है? लैंड यूज में परिवर्तन करता है। सेकंड है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। तो स्ट्रक्चरल जो चेंज है वो भी लैंड यूज में चेंज करेगा। समय के साथ प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा द्वितीय व तृतीय सेक्टरों में अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें भारत में भी जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो प्राइमरी एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, जो प्राथमिक सेक्टर है, वो लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में एक आम बात है। इस प्रक्रिया में कृषि योग्य भूमि गैर कृषि कार्यों में लगने लगती है। तो ये भी एक लैंड यूज का एक कारण है, लैंड यूज चेंज का। उसके बाद तीसरा जो मेन पॉइंट है वो हमारा आएगा कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। यद्यपि समय के साथ अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जाता है, मगर भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, जिसके पीछे दो कारण है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तो कम हो रहा है, लेकिन कृषि क्रियाकलाप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उनका दबाव लगातार बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अब उसके पीछे दो कारण है क्यों कम नहीं होगा। सबसे पहला कारण है विकासशील, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे भारत। तो भारत जैसे देशों में खेती पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में योगदान तेजी से घटता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि जो व्यक्तियों का जो अनुपात है खेती पर निर्भर होना, वो धीरे धीरे घटेगा और सकल घरेलू उत्पाद पे तेजी से जो जीडीपी है उसमें योगदान ये तेजी से घटेगा। तो ये भी एक कारण है जो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम नहीं होने देता। उसके बाद सेकंड है कृषि सेक्टर पर निर्गुण जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। अर्थात जो स्किल पॉपुलेशन है वो लगभग क्या है कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में ज्यादा जाते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में ज्यादा जाते हैं, जबकि जो नॉन स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर है वो सारा का सारा किस में जाता है? कृषि कृषि सेक्टर में जाता है, जिसके कारण ये जो कृषि सेक्टर है वो लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है, जल्दी से कम नहीं होता। थैंक यू सो मच। ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने मेनली लैंड यूज के बारे में अध्ययन किया, भूमि संसाधनों के बारे में, भूमि भूमि जो संसाधन है उसका एक संसाधन के रूप में उपयोग कैसे किया गया,
तो वो हमने किया है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वो सभी वस्तुएं जो मनुष्य अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार बहुमूल्य वस्तु में, बहुमूल्य संसाधनों में परिवर्तित करता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। तो भूमि भी एक प्रकार का संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है और मनुष्य ने उसको बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित कर दिया गया है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।